हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्माइस, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो हम देख रहे थे यूनिट फर्स्ट ऑफ फार्माकोलॉजी 2, दैट इज़ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस यूनिट में हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड इज़ हीमोडाइनमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए तुम्हें हार्ट की फंक्शनिंग या हार्ट काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए। इन वीडियोस की लिंक मैं तुम्हें ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम वहाँ जाकर देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना, जिससे तुम्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो और लॉन्ग टर्म तक तुम्हें याद रहे। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ CHF एंड CHF क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम इसके कॉजेज़ एंड सिम्टम्स देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम CHF के क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में तुमसे डायरेक्टली ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसे हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसका काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाना। हार्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया अपर चैम्बर्स एंड 2 वेंट्रिकल्स दैट इज़ लोअर चैम्बर्स। एट्रिया ब्लड को वेंट्रिकल में रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल ब्लड को बॉडी और लंग्स में पंप करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड होल बॉडी में पंप होता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है। और जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे हम सिस्टोल कहते हैं, और जब वो रिलैक्स होते हैं उसे हम डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बॉडी या लंग्स में पंप करते हैं। डायस्टोल में हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड से फील होता है। ये सब कुछ हम देख चुके थे इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CHF। सो जैसा हमने देखा हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग, तो जब हार्ट अपना पंपिंग फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता तो उस कंडीशन को CHF कहते हैं। इसमें हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिससे बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। CHF का मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, which is also known as congestive cardiac failure and heart failure. कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक क्रोनिक और प्रोग्रेसिव कंडीशन है, विच मीन्स कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी डिजीज़ है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है और टाइम के साथ और भी सीरियस हो जाती है। इस कंडीशन या डिजीज़ में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में फ्लूइड जमा हो जाता है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, सिम्टम्स एंड इसके कॉजेज़। इसके कॉजेज़ होते हैं, फर्स्ट इज़ अरिदमिया। इसका मतलब है एबनॉर्मल हार्ट रिदम या एबनॉर्मल हार्ट बीट। जब हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है इसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब हार्ट स्लो बीट करता है उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। जब हार्ट बीट इरेगुलर होती है तो हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता एंड दिस कैन कॉज CHF। सेकेंड इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तब होता है जब हार्ट के किसी हिस्से तक ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और उस हिस्से का मसल डैमेज हो जाता है, जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को वीक कर देता है, विच कैन कॉज CHF। थर्ड इज़ हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। टाइम के साथ ये हार्ट मसल को थिक और वीक बना देता है, जो CHF को कॉज कर सकता है। फोर्थ इज़ एनीमिया। इस कंडीशन में बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अब इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। एनीमिया होने से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन मिल सके। ये एक्स्ट्रा वर्कलोड हार्ट को वीक कर देता है, जिससे CHF हो सकता है। फिफ्थ इज़ अथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन में आर्टरीज में फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे सब्सटेंस की बिल्डअप हो जाती है, जो ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है। अथेरोस्क्लेरोसिस से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जो हार्ट तक ब्लड फ्लो को कम करती है। इससे हार्ट मसल वीक हो जाती है और CHF डेवलप्ड हो सकता है। सिक्स्थ इज़ इन्फेक्शन। मेनली जो हार्ट को अफेक्ट करती है, जैसे
मायोकार्डियाइटिस हार्ट को डैमेज कर सकती है। इसमें हार्ट मसल में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है जो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को कम करती है एंड इट कैन बी अ कॉज ऑफ CHF। 7th इज ओबेसिटी। ओबेसिटी में बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होती है विच कैन कॉज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो हार्ट के वर्कलोड को बढ़ाती है। ये एक्स्ट्रा वर्कलोड हार्ट को वीक कर देता है जिससे CHF हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अल्कोहल एंड टोबैको यूज़। अल्कोहल और टोबैको दोनों हार्ट मसल और ब्लड वेसल को डैमेज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ CHF। देखते हैं कि CHF के क्या सिम्टम्स होते हैं। दीज आर इंक्लूड फैटिग, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी और थकावट। ये इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाता। ब्लड नहीं मिलेगा तो टिश्यू को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और फैटिग और वीकनेस फील हो सकती है। नेक्स्ट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ एंड वीजिंग, एनोरेक्सिया। इसका मीनिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ओके। सो नेक्स्ट इज़ नोजिया, एब्डोमिनल पेन। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ CHF। तो अब देखते हैं हमारा पार्ट 3 दैट इज़ classification of CHF. There are two main types of CHF. First is based on amount of cardiac output, which is further classified as low cardiac output failure and high cardiac output failure. Classification of CHF based on position of heart failure, which is further classified as left side cardiac failure and right side cardiac failure. अब डिटेल में समझते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो सबसे पहले हम कार्डियक आउटपुट का मतलब समझेंगे। कार्डियक आउटपुट का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। ये फर्दर क्लासिफाइड होता है लो कार्डियक आउटपुट फेलियर। इसमें हार्ट बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ब्लड पंप नहीं कर पाता, यूजुअली ड्यू टू वीक या डैमेज हार्ट मसल। सेकेंड इज़ हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर। इसमें हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करता है पर बॉडी की ज़रूरत फिर भी पूरी नहीं होती ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड या रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ हार्ट फेलियर। फर्स्ट इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इन दिस कंडीशन लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाते बॉडी को, जिसकी वजह से ब्लड लेफ्ट एट्रियम और लंग्स में बैकअप हो जाता है, लीडिंग टू कंजेशन और एडिमा। कंजेशन और एडिमा का मतलब होता है कि बॉडी के किसी एरिया में एक्सेस फ्लूइड या ब्लड का इकट्ठा हो जाना। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और 2 सब टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस कंडीशन हार्ट इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स प्रॉपरली पंप और एम्प्टी नहीं कर पाते, इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इस कंडीशन में वेंट्रिकल्स फिल नहीं हो पाते ड्यूरिंग डायस्टोल ड्यू टू स्टिफिंग और इनएडिक्वेट रिलैक्सेशन। जब ब्लड फिल ही नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। सेकेंड, राइट साइड हार्ट फेलियर। इन दिस कंडीशन राइट वेंट्रिकल कांट पंप ब्लड इफेक्टिवली टू द लंग्स। Blood backups into the right atrium and to the venous systemic circulation. This leads to systemic congestion and peripheral edema. Means right ventricle effectively blood pump नहीं कर पाते lungs तक, जिसकी वजह से blood right atrium और systemic circulation में बैकअप हो जाता है, जिसकी वजह से systemic congestion and peripheral edema होता है। इससे legs और abdomen में swelling होती है और body में fluid retention होता है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। CHF को मैनेज करने के लिए लाइफ स्टाइल चेंजेस और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। अब हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये मेनली डिवाइड होते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट। ये ड्रग्स सिम्टम्स को मैनेज करते हैं और हार्ट फंक्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स वो होते हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर, इन्हें हम PDE इनिबिटर्स भी कहते हैं, जैसे एमरिनोन, मिलरिनोन, बेटागोनिस्ट जैसे डोपामाइन, डोब्यूटामाइन। ये ड्रग्स हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। अब देखते हैं ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये ड्रग्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ नहीं करते बट दूसरे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले बेटा ब्लॉकर्स जैसे मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल। फिर आते हैं ACE इनिबिटर्स जैसे लोसार्टन, वालसर्टन।
फिर आते हैं डायूरेटिक्स जैसे फ्यूरोसेमाइड्स, थायाजाइड्स, फिर लास्ट में वेसोडाइलेटर्स जैसे नाइट्रेट्स, हाइड्रलाजाइन। तो चलिए अब हम इन ड्रग्स को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इन CHF, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में आइदर 5 और 10 मार्क्स के लिए, या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं इन CHF। दे आर ऑल्सो नोन एज कार्डियोटोनिक ड्रग्स। डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन are cardiac glycosides which derived from digitalis plants. Cardiac glycosides contain sugar and non-sugar moiety which linked by glycosidic linkage. That means ये ड्रग्स शुगर और नॉन शुगर मोइटी से मिलकर बनते हैं, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। ग्लाइकोन पार्ट, जो नॉन शुगर पार्ट होता है, थेरापेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। अब समझते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डिजॉक्सिन डायरेक्टली वर्क ऑन मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, इसका मीनिंग तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, सो दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट बाय ब्लॉकिंग सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सबसे पहले डिजिटैलिस जैसे डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करते हैं। सोडियम पंप ब्लॉक होने से सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, जिससे इनसाइड सोडियम लेवल बढ़ती है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होता है, जो कैल्शियम रिलीज करता है। अब ये कैल्शियम हार्ट मसल के साथ कंबाइन होते हैं और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। एज अ रिजल्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से एम्प्टी होते हैं, thus रिलीफ फ्रॉम कंजेशन एंड रीस्टोर मायोकार्डियल फंक्शन। ये अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट इज हार्ट। डिजिटैलिस हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें इंक्लूड है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, causes dose dependent increase in the force of contraction of heart. It means कि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को फोर्स से बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड, हार्ट रेट। डिजिटैलिस ये हार्ट रेट को भी डिक्रीज करते हैं। सेकेंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन ब्लड वेसल, हैज़ माइल्ड डायरेक्ट वेसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन। थर्ड एक्शन ऑन किडनी, इसमें जो रिटेन्ड सॉल्ट और वाटर होता है बॉडी में वो एक्सक्रीट हो जाता है। Fourth action on CNS, it has little apparent CNS effect in therapeutic dose। मतलब इस डोज से CNS पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। Higher doses cause CTZ activation leads to nausea and vomiting। मतलब कि हायर डोजेस से CTZ एक्टिवेशन हो सकता है, जो नोजिया और वोमिटिंग कॉज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं ड्रग्स का मूवमेंट इन बॉडी, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका एब्जॉर्प्शन। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजॉक्सिन टैबलेट्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर में डिफर। मतलब कि डिजॉक्सिन टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स के लिए अलग हो सकती है। यानी एक मैन्युफैक्चरर की टैबलेट बॉडी में डिजॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस दूसरे मैन्युफैक्चरर की टैबलेट से डिफरेंट हो सकती है। डिजॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन फूड प्रेजेंस से डिले होती है। ये हार्ट, स्केलेटल मसल, लीवर और किडनी में ज़्यादा होती है। ये लीवर से मेटाबोलाइज्ड होती है और किडनी से एक्सक्रीट होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन के एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट्स, यानी कि हार्ट को छोड़कर बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें इंक्लूड है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। कार्डियक इफेक्ट्स, यानी कि इसका हार्ट पर क्या इफेक्ट होता है। कार्डियक इफेक्ट्स में अरिदमिया, हेडेक, फैटिग और डायरिया इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं इसके यूजेस। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज़ होते हैं हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। एंड सेकेंड इज़ टू ट्रीट एट्रियल फाइब्रिलेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एट्रिया इरेगुलर और रैपिडली बीट करते हैं। थर्ड इज़ टू ट्रीट एट्रियल फ्लटर। ये भी एक टाइप का इरेगुलर हार्ट बीट है जिसमें एट्रिया एबनॉर्मल रिदम से बीट करते हैं। इसे मैनेज करने के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जो हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं और सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। फोर्थ इज़ टू ट्रीट प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये कंडीशन तब होती है जब एट्रिया सडनली तेज़ धड़कते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी रैपिड हो जाती है। सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। इसके बाद हम रिमेनिंग ड्रग्स को थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग्स है इन्हें हम
नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सेकेंड ड्रग है फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। इन्हें हम पीडीई इनहिबिटर्स भी कहते हैं। दे इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो कॉज वेसोडाइलेशन। मतलब कि ये ड्रग्स हार्ट की पंपिंग फोर्स को बढ़ाते हैं और साथ ही ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। इसकी एग्जांपल्स है एमरिनोन और मिलरिनोन। ये कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये ड्रग्स एक एंजाइम फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करते हैं। ये एंजाइम CAMP को डिग्रेड करता है, यानी इसका ब्रेक डाउन करता है। अब ये CAMP क्या होता है? तो CAMP एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जब हम ये ड्रग्स लेंगे तो ये ड्रग्स फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट कर देंगे। एज अ रिजल्ट इंक्रीज्ड CAMP लेवल, जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है और वैसोडाइलेशन होता है। ये ड्रग्स हार्ट को ज़्यादा इफेक्टिवली पंप करने में हेल्प करते हैं, पर इनका यूज़ लिमिटेड होता है ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इस कंडीशन में ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अदर साइड इफ़ेक्ट्स आर नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, लिवर डैमेज, फीवर और अरिदमिया। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से ये ड्रग्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए प्रेफर नहीं किए जाते। देखते हैं इसके यूजेस। इट इज़ indicated only for short-term IV use in severe and refractory CHF as an additional drug to conventional therapy with digitalis, diuretics and vasodilators। मतलब कि ये ड्रग्स सिर्फ शॉर्ट टर्म में इंट्रावेनसली यूज़ होते हैं इन सीवियर एंड रेफ्रैक्टरी CHF, और ये यूज़ होते हैं एज एन एडिशनल ड्रग विद डिजिटालिस, डायूरेटिक्स एंड वेसोडाइलेटर्स। अब बात करते हैं बेटा अगोनिस्ट की, स्पेसिफिकली सिम्पैथोमिमेटिक्स जैसे डोब्यूटामाइन एंड डोपामाइन। सबसे पहले देखते हैं डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन कार्डियक बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ती है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। और ये बीटा 2 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वैसोडाइलेशन होती है। डोब्यूटामाइन का यूज़ एक्यूट हार्ट फेलियर केसेस में होता है। इट्स साइड इफ़ेक्ट्स आर टैकीफाइलेक्सिस। अब देखते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक और बीटा अगोनिस्ट है जो रेनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट में यूज़ होता है, क्योंकि ये रेनल परफ्यूजन इंक्रीज करता है इन एडिशन टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब हम देखेंगे ड्रग विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। सबसे पहले है बेटा ब्लॉकर्स। एग्जाम्पल्स आर बाइसोप्रोलोल और मेटाप्रोलोल। ये ड्रग्स बेटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। हार्ट फेलियर में बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जो हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। बीटा ब्लॉकर इस इंक्रीज एक्टिविटी को कम करते हैं और हार्ट को डैमेज या इंजरी से बचाते हैं। नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर्स जैसे लोसार्टन, वालसर्टन। ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 2 जो एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट को ब्लड पंप करने में आसानी होती है। फिर आते हैं डायूरेटिक्स जैसे फ्यूरोसेमाइड्स और थायाजाइड्स। ये ड्रग्स सॉल्ट एंड वाटर को एक्सक्रीट करके ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं और हार्ट के आउटपुट को इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ इज वेसोडाइलेटर्स जैसे नाइट्रेट्स और हाइड्रोलासाइन। ये ड्रग्स आर्टरीज को रिलैक्स और डायलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट को ब्लड पंप करने में आसानी होती है। सो हियर वी कंक्लूड आवर लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो इसकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। और तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। नोट्स के लिए तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अब तक तुमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करो। मैं मिलूँगा तुमसे उसी वीडियो में।